तो आखिरकार आ गई तुम्हारी वो संस्कारी बहू। लग रहा है कि गरीबी का नजराना लेकर आई है। भाभी, रोशनी अब इस घर की बहू है। उम्मीद है कि आप इसका स्वागत करेंगी। स्वागत? स्वागत तो उसका होता है जो घर में लक्ष्मी लाती है। तुम तो बस एक और मुसीबत लेकर आए हो जिसे पालने का ठेका फिर से मेरे पति को ही लेना पड़ेगा। सुन ले रोशनी, इस घर में रोटी मेरी मर्जी से चलती है। मेरा पति इस घर का मालिक है और उसी की कमाई से चूल्हा चलता है। जी दीदी, मैं समझ गई। आप घर की बड़ी हैं, जो आज्ञा देंगी मैं वही करूंगी। आज्ञा नहीं, मेरी गुलामी। अगर यहाँ रहना है तो, वरना सबको बाहर निकाल दूंगी, समझी? जी दीदी, जैसी आपकी मर्जी। रोशनी, जो एक बहुत ही शांत और संस्कारी घर से आई थी, रागिनी की इस पहली धौंस से अंदर तक हिल गई। वो सहम गई थी। हिमांशु और रोशनी कमरे में आ जाते हैं। अगली सुबह रोशनी पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। उसने 2 सब्जियां काटी हैं और चूल्हे पर चढ़ी कढ़ाइयों को देखकर भड़क जाती है। ये क्या तमाशा है? किसने कहा तुझे 2 सब्जियां बनाने को? किससे पूछकर बना रही है तू ये? दीदी, सब घर वाले हैं, मैंने सोचा आज कुछ अच्छा बना देती हूँ, इसीलिए। सोचा? मेरी अनुमति के बिना इस रसोई में तिनका भी नहीं हिलता। तेरा पति कमा कर लाता है क्या 2 सब्जी? सारा राशन मेरे पति की कमाई से आता है। एक सब्जी बनेगी इस घर में। आ गई बात समझ में? जी दीदी, माफ कर दीजिएगा, मैं अभी एक सब्जी हटा देती हूँ। और वो रोटी, मैंने देखा है तू आटे में घी लगा रही है। याद रख, इस घर में अगर चुपड़ी हुई यानी घी लगी रोटी खानी है तो वो सिर्फ मैं और मेरा पति खाएंगे। क्या तेरे बाप के घर से ये घी का डिब्बा आया है? जो राशन यहाँ आता है वो मेरे पति का है। अगर मुझे दाल रोटी के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा दिखा तो समझ लेना तेरा क्या हश्र होगा। रागिनी गुस्से में दूसरी कढ़ाई को रसोई के स्लैब से हटा देती है और रोशनी के हाथ से घी का डिब्बा छीनकर अपनी अलमारी में रख लेती है। ये घर तो सबका था, लेकिन दीदी ने इसे अपनी जागीर बना लिया है। कोई बात नहीं, शायद आज इनके अहंकार का समय है। रोशनी चुपचाप अपमान के घूंट पी गई। रोशनी ने सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि घर के हर एक संसाधन पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। एक दिन पद्मिनी जी की तबीयत फिर से खराब है और वो खांस रही हैं। ये क्या कर रही है? फिर से ये दवाइयाँ? मैंने कहा था ना कि इस घर में दवाइयों का खर्च अब और नहीं बढ़ेगा। ये सब नाटक है इनका। दीदी, दादी जी की सांस फूल रही है, उन्हें दवा की बहुत जरूरत है, प्लीज इन्हें लेने दीजिए। मैंने कहा ना नहीं। मेरे पति की कमाई कोई चैरिटी का फंड नहीं है। सास, ससुर और दादी सबके सब बीमार होने का बहाना बनाकर पैसा फूक रहे हैं। आज के बाद इस घर में कोई भी दवाइयों के लिए मेरे पास नहीं आएगा, ना सास, ना ससुर और ना ही दादी। दीदी, ये पाप होगा, बुजुर्ग है ये। पाप पुण्य की बात मुझे मत सिखा। औकात देख अपनी। मेरे घर की रोटी खा रही है और मुझे ही नसीहत दे रही है। इसी बीच हिमांशु कमरे से बाहर निकलता है। रोशनी, तुम परेशान मत हो। आज मैं ऑफिस से जल्दी वापस आऊंगा और जो भी बचत होगी उससे दादी के लिए दवाइयां ले आऊंगा। भाभी के तानों के जवाब अब मेरा काम देगा। जी, आप बस मेहनत कीजिए, मैं किसी तरह घर संभाल लूंगी। इनके अहंकार का अंत तो होना ही है। रागिनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी और जल भुन रही थी। ये संस्कारी देवरानी और नकारा समझा जाने वाला देवर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। अगर हिमांशु आत्मनिर्भर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रागिनी खिसियाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है। पंडित जी, रिश्तेदार और पड़ोसी सब मौजूद हैं। रोशनी सबके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रही है। अरे बेटा रोशनी, तुम्हारे जैसे संस्कार आज के दौर में बहुत दुर्लभ हैं। तुम इस घर की साक्षात लक्ष्मी हो। रागिनी को भी तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। सही कहा पंडित जी, तुम्हारी बड़ी बहू तो जैसे साक्षात अहंकार का पुतला है। कल ही जब मैं उसके घर कुछ काम से आई थी तो उसने कितनी बदतमीजी से बात की थी, लेकिन ये छोटी बहू देखो कितनी भोली और संस्कारी है। बहन जी, आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको ऐसी बहू मिली, लेकिन सच कहूँ मुझे तरस आता है इस लड़की पर। रागिनी ने तो इसका जीना हराम कर रखा होगा। सुना है उसने हिमांशु को भी घर से पैदल ही काम पर भेजती है और उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खुद हड़प लेती है। अरे गायत्री देवी, घर की बहू तो रोशनी जैसी होनी चाहिए। कितने संस्कार हैं बच्ची में। बड़ों का मान और छोटों का प्यार सब इसमें है। इसकी तो जितनी तारीफ करो कम है। सच कहा पंडित जी, बड़ी बहू रागिनी को तो देखिए लगता ही नहीं कि घर की बहू है, जैसे कोई रानी हो और हम सब नौकर। रोशनी आई है तब से घर में शांति है, वरना रागिनी ने तो घर को नरक बनाकर रखा था।
रागिनी यह सब सुन रही है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। वो अपनी साड़ी को जोर से झटकती है। क्या फुसफुसा रही हो? मेरी तारीफ करने की हैसियत तो तुम लोगों की है नहीं, तो अब मेरी बुराई कर रही हो? याद रखना, मेरा पति इस घर का दाता है, जो खाता है वो मेरा दिया हुआ है। उसी रात को रागिनी हिमांशु के सामने पैसे फेंकती है। ये ले हिमांशु, तेरे महीने भर के खर्चे 2000 रुपए। इससे ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। तू ऑफिस पैदल जाया कर, तेरा काम बस मेहनत करना है और मेरे पति को कमाई लाकर देना है। भाभी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, पैदल जाने में समय बहुत लगता है। चुप, अगर ज्यादा दिक्कत है तो घर छोड़ दे। बाहर की दुनिया तुझे बता देगी कि मेरा पति तुझे पाल रहा है, वरना तू तो कब का भूखा मर चुका होता। हिमांशु की आंखों में अपमान के आंसू हैं। वो कमरे में जाकर रोशनी से बात करता है। रोशनी, ये पैसे, क्या हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे? हिमांशु जी, आप चिंता ना करें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। हम अपनी छोटी छोटी जरूरतों में कटौती कर लेंगे, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं खोएंगे। ईश्वर ने चाहा तो कल हमारा अपना समय आएगा। अगले दिन एक पड़ोसन रागिनी के पास आती है। रागिनी जी, कल आपकी छोटी बहू ने मेरे बच्चे को अपनी पुरानी किताबें दे दी। बड़ी अच्छी बच्ची है वो, आपकी तरह अहंकारी नहीं है। क्या? किसने इजाजत दी उसे मेरी चीजें दान करने की? और तुम लोगों की तो आदत है दूसरों के टुकड़ों पर पलने की। भागो यहाँ से, वरना पुलिस बुला लूंगी। भगवान भला करे उस बच्ची रोशनी का, जो तुम जैसी नागिन के साथ रह रही है। याद रखना रागिनी, ये अहंकार रावण का भी नहीं रहा था, तुम्हारा क्या रहेगा? रागिनी का अहंकार अब उसके लिए एक दीवार बनता जा रहा था। बाहर लोग रोशनी की तारीफ कर रहे थे और रागिनी को अहंकारी कह रहे थे। अगले दिन एक और पड़ोसन किसी काम से रागिनी के पास आती है। रागिनी जी, क्या आप थोड़ा सा आटा दे सकती हैं? घर में मेहमान आ गए और राशन खत्म हो गया है। क्या? आटा मांगने आई हो? मेरे पति के पैसों का राशन क्या मैं तुम्हें मुफ्त में बांटने के लिए लाती हूँ? अपनी औकात देख और यहाँ से दफा हो जा। मुझे नहीं पता था कि पड़ोस में भी ऐसे भिखमंगे रहते हैं। रागिनी जी, याद रखना, ये अहंकार एक दिन आपके लिए मुसीबत बनेगा। ऊपर वाला देख रहा है। जा जा, अपना ज्ञान अपने पास रख। मुझे डर नहीं लगता किसी से। जेठानी का अहंकार इस हद तक बढ़ चुका था कि अब वो हर किसी की इंसल्ट कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हिमांशु और रोशनी अपनी मेहनत की कमाई से छोटे छोटे खर्चे पूरे कर रहे थे। अगले दिन सुबह राघव अपना लैपटॉप बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलता है। रागिनी, आज शाम को मीटिंग है, घर लौटने में देर हो सकती है, तुम आराम करना। ठीक है जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। राघव की गाड़ी जाते ही रागिनी तेजी से अपने कमरे में जाती है और कुछ ही देर में साधारण कपड़े पहनकर चेहरा दुपट्टे से ढके हुए पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाती है। रसोई की खिड़की से रोशनी ये सब देख रही है। अजीब बात है, अभी तो दीदी कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये इतनी जल्दी कहाँ निकल गई? और चेहरा क्यों छुपा रही है? शाम का समय है। रोशनी सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही है। तभी रोशनी हड़बड़ाहट में घर के अंदर आती है। बाल थोड़े बिखरे हैं और वो बार बार अपनी घड़ी देख रही है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या देख रही हो मुझे? जी दीदी, बस ऐसे ही। आप इतनी थकी हुई लग रही हैं। क्या बाहर बहुत गर्मी है? हाँ, वो कुछ जरूरी काम था। तुम अपने काम से काम रखो। इसी तरह रात में रोशनी को प्यास लगी है। वो पानी लेने उठती है, तभी उसे मेन गेट पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो पर्दे के पीछे छिप जाती है। रागिनी बहुत घबराई हुई हालत में अंदर आती है और अपने पर्स से एक मुड़ा हुआ कागज निकालती है और उसे अलमारी के गुप्त खाने में छिपा देती है। बस ये आखिरी बार, अगर इस बार भी पैसे नहीं मिले तो ये सब खत्म हो जाएगा। कोई जान गया तो मेरा क्या होगा? रोशनी ये सब देख रही है। उसका शक गहरा हो गया है। दीदी रात के इस पहर बाहर क्या कर रही थी? और वो कागज इतने डरे हुए क्यों हैं? ताल में कुछ तो बहुत बड़ा काला है। मुझे पता लगाना ही होगा कि दीदी ने कौन सी मुसीबत पाल ली है। रोशनी का दिल धक धक कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जेठानी आखिर कर क्या रही है। और अगले दिन सुबह पद्मिनी जी के कमरे में रागिनी हाथ में कागज और पेन लिए दादी सास के पीछे पड़ी है। दादी लंगड़ाते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ रही हैं। दादी, आखिरी बार कह रही हूँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। बुढ़ापे में आराम से रहो, वरना ये हाथ उठाना मुझे भी आता है। नहीं रागिनी, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये प्रॉपर्टी के कागजात मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम जुए के लिए घर बेचना चाहती हो, मैं तुम्हें ऐसा पाप नहीं करने दूंगी। पाप? होश में तो हो?
साइन करो वरना। दादी पीछे हटने की कोशिश करती हैं, लेकिन रागिनी उन्हें सीढ़ियों पर जोर से धक्का दे देती है। दादी लुढ़कती हुई नीचे गिरती हैं, उनके सिर से खून बहने लगता है। रोशनी भागकर आती है। दादी, दीदी, ये आपने क्या किया? खून बह रहा है, जल्दी चाबियां लाओ, गाड़ी निकालो। गाड़ी तो मेरे पति की है, तुम्हें क्यों दूं? मर रही है तो सरकारी अस्पताल ले जाओ मेरी बला से। रोशनी दादी को लेकर अस्पताल पहुंचती है। रागिनी पैसे देने से मना कर देती है और पूरे घर की तिजोरी की चाबियां अपने पास रखकर बैठ जाती है। डॉक्टर साहब प्लीज इनका इलाज कर दीजिए, पैसे मैं जैसे तैसे करके ले आऊंगी। अस्पताल में दादी को होश आता है और वो रोशनी का हाथ पकड़कर धीमे स्वर में बोलती है। रागिनी बेटी है, कोई हादसा नहीं था। रागिनी ने मुझे धक्का दिया था। वो प्रॉपर्टी के लिए मेरी जान लेने पर उतारू है। अब तक मैं आपकी बदतमीजी, सास ससुर का अपमान और अहंकार बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मैं घर की शांति चाहती थी, लेकिन आज आपने मेरी माँ जैसी दादी पर हाथ उठाया है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जेठानी जी, आपका असली अंत अब शुरू होता है। दोपहर में घर के सभी सदस्य दादी को अस्पताल ले गए हैं और राघव शहर से बाहर किसी मीटिंग में है। रागिनी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया है और उसके साथ 2-3 दोस्त जुआ खेल रहे हैं। अरे तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे मेरा घर नहीं है। वो बुढ़िया भी अस्पताल में है, होश में आएगी तो मैं किसी तरह उस पर साइन करवा लूंगी। 2 करोड़ का कर्जा कोई बड़ी बात नहीं, बस ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। रागिनी, तुम तो 2 करोड़ हार चुकी हो, अगर साइन नहीं हुए तो क्या होगा? तुम मेरे गट्स देखो, बुढ़िया आएगी, बेहोश होगी, मैं उसे संभाल लूंगी और ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। रागिनी अलमारी खोलती है और पेपर्स को बड़े आराम से एक दराज में रखती है और उसे नहीं पता कि रोशनी दरवाजे की दराज से ये सब देख रही है। तो ये है असली सच्चाई। दादी को इसी ने धक्का दिया था ताकि ये घर हड़प सके। अब मुझे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अगले दिन रोशनी चुपके से रागिनी के कमरे में तब जाती है जब रागिनी बाथरूम में होती है। वो अलमारी से असली पेपर्स निकालती है और उनकी जगह नकली पेपर्स रख देती है और रात में रागिनी जब जुआ खेलने जाती है तो उसका पीछा करने लगती है। अब मुझे समझ आया कि ये रात को बाहर क्यों जाती है। इसे किसी ऐसे क्लब या अड्डे का पता है जहां ये जुए का धंधा करती है। आज इसका असली चेहरा सबके सामने आकर रहेगा। रागिनी एक आलीशान क्लब में घुसती है। रोशनी बाहर एक खंबे के पीछे छिपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रख रही थी। रोशनी अपने फोन में रागिनी का जुआ खेलते हुए, नोटों का सौदा करते हुए और गुंडों के साथ बदतमीजी से बात करते हुए रिकॉर्डिंग कर रही होती है। बस दीदी, आज के बाद आपके इस अहंकार का अंत निश्चित है। आपने इस घर को अपना समझा था, लेकिन आपने तो इसे दांव पर लगा दिया था। एक हफ्ते बाद दादी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर घर लाया गया। रागिनी बहुत शान से नीचे आती है और उसके हाथ में साइन किए हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। देवरानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है दीदी? वो मैं बात करने वाली थी कि दादी जी कैसे गिरी थी। मैंने गिराया था ना उन्हें, और अब तुम लोगों को इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बुढ़िया की हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की? अब ये घर मेरा है। आपका कैसे हुआ दीदी? ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, इन पर दादी के साइन है। अब ये संपत्ति कानूनी रूप से मेरे नाम है। बहुत अच्छा, लेकिन दीदी वैसे मेरे पास भी आपको दिखाने के लिए कुछ है। रोशनी अपना फोन निकालती और वीडियो प्ले करती है। ये कब हुआ? मैं तो ये थी ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अरे जेठानी जी, आप फालतू की बातें मत ही कीजिए। और वैसे भी जो आपने पेपर्स दिखाए हैं वो नकली हैं, वो सिर्फ एक फोटोकॉपी है। जिस दिन आप घर पर जुआ खेल रही थी, मैंने आपकी अलमारी से असली पेपर्स पहले ही बदल दिए थे। दादी जी ने जिस पेपर पर साइन किए थे वो भी नकली थे। रागिनी हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है और अलमारी की ओर भागती है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वो घुटनों के बल गिर जाती है। रोशनी, तूने ये क्या किया? अगर ये सब राघव को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जी हाँ, धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी आपकी, ना घर की ना घाट की। अब आप बताइए क्या करूं मैं? जो तुम कहोगी मैं वही करूंगी। प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज।
अब रागिनी हाथ में झाड़ू लिए फर्श साफ कर रही है। सास ससुर हैरान होकर देख रहे हैं कि जो बहू कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी, वो आज उनके पैरों के पास सफाई कर रही है। लीजिए मम्मी जी, मैंने पूरे घर की धूल झाड़ दी है। बेटा रोशनी, ये सब क्या हो रहा है? रागिनी को क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बड़ी दीदी को अब समझ आ गया है कि घर की लक्ष्मी किसे कहते हैं, है ना दीदी? तभी राघव घर आता है और रागिनी को नौकरानी की तरह काम करते देखकर हैरान रह जाता है। रागिनी, ये क्या बदतमीजी है? तुम ये सब क्यों कर रही हो? वो राघव जी, बस मन हुआ तो। रोशनी बीच में आकर बात संभाल लेती है ताकि राघव को अभी सच न पता चले। लेकिन उसी रात गरीब नौकर अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए रागिनी से कुछ पैसे मांगने आता है। पैसे? तुझे पैसे चाहिए? ठीक है, ये देख मेरा जूता, इसे अपनी जीभ से साफ कर, तब मैं तुझे तेरे बच्चे के इलाज के लिए 500 रुपए दूंगी। रोशनी जो ये सब सुन रही थी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस बहुत हुआ रागिनी जी, इस इंसान के पास अपने बच्चे की जान बचाने की मजबूरी है और आप अपने घमंड में इसे जानवर समझ रही हैं। तू चुप रह, ये मेरा घर है, मेरा पैसा है, मैं किसी के साथ भी कुछ भी करूं, तुझे क्या? मुझे ये है कि आपको इस नौकर से इसी वक्त माफी मांगनी होगी, और अगर नहीं मांगी तो वो वीडियो अभी के अभी राघव भैया और पुलिस के पास होगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं नहीं मांगूंगी माफी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम जैसे लोगों के साथ। रागिनी अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकलती और अपने मायके पहुंचती है। अरे यहाँ क्यों आई है? मुझे पता चल चुका है कि तूने क्या हरकतें की हैं। दादी को मारना, घर गिरवी रखना, अरे शर्म नहीं आती तुझे? निकल यहाँ से। रागिनी के पिता उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। रागिनी सड़क पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब रागिनी रोती हुई वापस घर आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं लालच और अहंकार के अंधे कुएं में गिर गई थी। तूने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, अभी के अभी निकल जाए यहां से। राघव उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी रोशनी बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं भैया रुकिए, हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। मैंने देख लिया है कि ये पूरी तरह बदल चुकी हैं, और हाँ, मैंने उन जुआरी गुंडों को पहले ही पुलिस के हवाले कर दिया था जिन्होंने जेठानी जी को ठगा था। अब वो जेल में है। रोशनी, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया, तुमने मेरे अहंकार को अपने संस्कारों से हरा दिया, मुझे माफ कर दो। देखा सबने, रोशनी ने अपने संस्कारों से रागिनी के अहंकार का अंत कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रागिनी को इतनी आसानी से माफ कर देना सही